ये ऑडियो सीरीज रुद्र पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। कृपया इस कहानी को केवल एक काल्पनिक ऑडियो अनुभव के रूप में देखें। सन 1876 राजस्थान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत अपने पांव पसार चुकी थी। इस वीरान बीहड़पुर में एक बार फिर चहलकदमी हुई जब अंग्रेज अफसर मिस्टर रॉजर्स को यहां का प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त किया गया। ब्रिटिश सरकार ने उनके ठहरने के लिए एक ऐतिहासिक लेकिन सदियों से बंद पड़ी इमारत को चुना। रुद्र महल। उसे नए सिरे से सजाया संवारा गया। दीवारों पर नया प्लास्टर, झाड़ फानूस और आंगन में अंग्रेजी बगीचा। गांव वाले दूर खड़े होकर फुसफुसाते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। मिस्टर रॉजर्स अपनी पत्नी एलिजाबेथ और 5 साल की बेटी मार्गरेट के साथ एक सुनहरी दोपहर में रुद्र महल पहुंचे। सामने खड़े भव्य द्वार को देखकर एलिजाबेथ मुस्कुराई। कितना खूबसूरत महल है, चार्ल्स। रॉजर्स ने गर्व से सिर हिलाया। उनके साथ एक हिंदुस्तानी सहायक भी थे, वर्धन शर्मा, एक पढ़े लिखे वफादार युवक जो रॉजर्स के सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त माने जाते थे। वर्धन की आंखों में एक अनजान बेचैनी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शुरुआत के हफ्ते सुहाने रहे। महल में रोशनी, संगीत और हंसी गूंजती थी। लेकिन ठीक 2 महीने बाद रातों की सिहरन ने दस्तक दी। एक रात एलिजाबेथ नींद से चौंक कर उठी। उन्हें लगा किसी ने उनके कान में धीरे से उनका नाम लिया है। कमरे में कोई नहीं था, पर खिड़की के बाहर एक परछाई लहराई और गायब हो गई। अगली सुबह मार्गरेट ने बताया, ममा, कल रात कोई बच्चा मेरे कमरे में आया था। उसकी आंखें जल रही थीं। रॉजर्स ने बच्चों की कल्पना समझकर बात टाल दी, लेकिन घटनाएं थमी नहीं। रसोई में रखे बर्तन अपने आप बजने लगते, सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देती और आधी रात को कहीं गहराई से एक बच्चे के रोने की आवाज आती। नौकरों ने महल छोड़ना शुरू कर दिया। वर्धन शर्मा ने रॉजर्स से गांव के पुजारी से मिलने की सिफारिश की, पर रॉजर्स तर्कवादी थे और हर बात को नकारते रहे। एक रात आखिरकार उस आत्मा ने अपना असली रूप दिखाया। चांद घने बादलों में छुपा था और महल के लंबे गलियारे में सिर्फ एक लालटेन टिमटिमा रही थी। रॉजर्स, पत्नी और बेटी भोजन कक्ष से लौट रहे थे कि अचानक लालटेन बुझ गई। घुप अंधेरे में बच्चों की हंसी गूंजी, वही हंसी जो मार्गरेट ने सुनी थी। और फिर दिखा वो गलियारे के अंत में एक काली छाया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। हवा में एक गहरी दहला देने वाली आवाज गूंजी, ये महल मेरा है, यहां रहने वाला हर शख्स मेरी मिट्टी में मिलेगा। मार्गरेट चीख पड़ी। एलिजाबेथ बेहोश होकर गिर गईं। वर्धन शर्मा ने उसी रात बिना समय गंवाए गांव के पुराने मंदिर के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने अंदर आते ही महल की दीवारों को छुआ और सहम कर बोले, ये तो रुद्र की आत्मा है। 1226 में अपने महल से बेदखल हुआ एक राजकुमार, जिसने मरते वक्त श्राप दिया था कि हर 50 साल बाद वो लौटेगा और यहां बसने वालों से अपनी मिट्टी का कर्ज वसूलेगा। इस महल में अब कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने तुरंत निकल भागने की सलाह दी। वर्धन ने रॉजर्स से विनती की और इस बार रॉजर्स ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। उस काली रात रॉजर्स परिवार अपनी जान बचाकर भाग निकला। पुजारी ने एक अस्थायी तांत्रिक कवच बनाकर उनकी गाड़ी को तब तक सुरक्षित रखा जब तक वो बीहड़पुर की सीमा पार नहीं कर गए। लेकिन रुद्र की आत्मा का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसे एक शिकार चाहिए था, और जब वो लौट कर आया तो उसकी लाल आंखें टिकी उस इंसान पर जिसने उसके महल से घुसपैठियों को भगाने की हिम्मत की थी, वर्धन शर्मा पर। वर्धन महल के आंगन में अकेले खड़े थे, हाथ में एक जलता दिया। जब छाया ने उन्हें घेर लिया, लाल आंखें एकदम सामने आ गईं। रुद्र की आवाज ने जैसे दीवारों को हिला दिया, तूने मेरे शिकार को बचाया, अब तू ही मेरी भूख मिटाएगा। वर्धन ने डर के बावजूद सीना तान कर कहा, मैं अपने दोस्त की जान बचाकर मरूंगा तो मुझे कोई मलाल नहीं, पर तू बस एक रूह है और तेरा अंत निश्चित है। रुद्र हंसा, एक ऐसी हंसी जो जीवित प्राणी के गले से नहीं निकल सकती। उसने वर्धन की छाती को अपनी परछाई से छेद दिया। वर्धन जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें थमने लगी। मरने से पहले रुद्र ने उनके कान में फुसफुसाकर एक श्राप और दिया,
तेरी नस्ल का हर वो शख्स जो कभी इस महल की तरफ आएगा, मेरी बारी का अगला पन्ना बनेगा, सदियों तक। अगली सुबह गांव वालों ने वर्धन शर्मा का पार्थिव शरीर महल की चौखट पर पाया। उनकी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, अपने वंश को इस जगह से दूर रखना। लेकिन वो चिट्ठी कभी किसी सही हाथ तक पहुंची नहीं और समय की धूल में दब गई। आज 150 साल बाद आर्यन शर्मा धर्मशाला की चारपाई पर बैठा उसी पीली पड़ चुकी किताब के आखिरी पन्ने पलट रहा था। पन्ने के अंत में एक नाम लिखा था, वर्धन शर्मा, और ठीक उसके नीचे एक स्याह स्याह निशान था जो धीरे धीरे शब्दों का आकार ले रहा था। आर्यन ने आंखें मलकर गौर से देखा तो वहां लिख उठा, अगली बारी आर्यन शर्मा। किताब उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक लाल जोड़ी आंखें फिर चमकी और हवा में वही आवाज गूंजी, तेरे पुरखे ने मेरा शिकार छीना था, अब तू उसकी जगह लेने आया है। आर्यन ने अपनी छाती पर हाथ रखा जहां एक अजीब सी जलन हो रही थी। वहां धीरे धीरे उभर आया एक उल्टा त्रिशूल। एपिसोड समाप्त।